हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। माई सेल्फ प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे सेशन में। आज हम एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए पेपर क्रमांक 2 इतिहास विषय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एमसीक्यूज प्रश्न हम अध्ययन करने वाले हैं। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। रिपीटेड फॉर्म में आप सभी को यह प्रश्न देखने को मिले हैं एग्जामिनेशन में और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक है। बार बार एग्जामिनेशन में यहाँ से सवाल हमें पूछे गए हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का हमारा सेशन होने वाला है। सो आज का पहला सवाल है, थानेश्वर में वर्धन वंश पुष्पभूति वंश की स्थापना किसने की? ए राज्यवर्धन, बी आदित्यवर्धन, सी पुष्पभूतिवर्धन और डी है नरवर्धन। सो यहाँ पर सवाल जो है ना पुष्पभूति वंश के बारे में हमें देखने को मिलता है। सो हम देखते हैं कि थानेश्वर में पुष्पभूति वंश हमें देखने को मिलता है और साथ ही साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि पुष्पभूति नामक व्यक्ति जो है ना, इन्होंने 6वीं शताब्दी में जो है ना वर्धन घराने की जो है ना स्थापना की थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि प्रभाकर वर्धन, उसके बाद राज्यवर्धन और राज्यवर्धन के बाद हर्षवर्धन, यह पुष्पभूति वंश के क्या हुए? शासक हुए। सो इस हिसाब से हमारा यहाँ पर वेरी करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन क्रमांक सी, पुष्पभूति वंश। ओके, सो वेरी करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट सवाल शुरू करने से पहले एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 हिस्ट्री के लिए कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है और यह कंप्लीट कोर्स में आपको डेली बेसिस पर 4 PM को लाइव वीडियो लेक्चर्स, फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल है, फुल सिलेबस नोट्स अवेलेबल है, मॉक टेस्ट अवेलेबल है, प्रैक्टिस पीवाईक्यू विद डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेगा और साथ ही साथ इतिहास विषय से एग्जामिनेशन टारगेट करने के ट्रिक और ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि आने वाली एग्जामिनेशन को आपको इसका फायदा होगा। मंडे से हम अपनी नई बैच को स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको ज्वाइन कीजिए। ज्वाइनिंग की फीस 10,000 रुपए है, इस पर 20% डिस्काउंट मिलेगा और मात्र 8,000 में आपको यह कंप्लीट कोर्स विद पेपर 1 अवेलेबल है। सो आज ही इस ऑफिशियल नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और यह जो कंप्लीट कोर्स हिस्ट्री का है, इसकी वैलिडिटी 1 ईयर्स है। सो इससे जून एवं दिसंबर की एग्जामिनेशन आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। साथ ही साथ प्ले स्टोर से ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करके स्टोर नामक ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ सर्च कर लिए ना, कंटेंट के सेक्शन से आप वीडियो लेक्चर्स एवं मॉक टेस्ट दे सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है, राजवंश दिए हैं एवं संस्थापक दिए हैं वर्धन, बी मोखरी, सी वाकाटक, डी मैत्रक। संस्थापक भट्टारक, ईशान्य वर्मा, विद्या शक्ति और पुष्पभूति। यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, तो यह प्रश्न किस प्रकार से हमें सॉल्व करना चाहिए? ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि वर्धन घराने जो है ना, इसके संस्थापक पुष्पभूति है। तो ऑप्शन में देख लीजिए कि चार कहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, तो बी एवं सी में। ओके, सो मोखरी वंश हमें देखने को मिलता है कन्नौज में थे और ईशान्य वर्मा यह संस्थापक थे, यानी कि देखिए ऑप्शन बी हमारा आ जाता है। वाकाटक वंश विद्या शक्ति एवं मैत्रक के भट्टारक थे। ठीक है, सो वेरी करेक्ट का आंसर हमारा क्या हो जाता है? ऑप्शन क्रमांक बी वेरी करेक्ट हमारा आंसर है। नेक्स्ट, हर्षवर्धन हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी वाल्मीकि और डी है व्यास। सो कालिदास की रचनाएं हमें देखने को मिलती है, जैसे कि मालविका अग्निमित्रम है। ठीक है, सो कालिदास की बहुत सी रचनाएं हमें देखने को मिलती है जो हम गुप्त काल में इसका अध्ययन करेंगे। बाणभट्ट वाल्मीकि जो है, इनकी रामायण, महर्षि वेद व्यास का महाभारत हमें देखने को मिलता है और हर्ष चरित्र बाणभट्ट की हमें रचना देखने को मिलती है। ओके, सो बाणभट्ट जो है ना वर्धन घराने की ही शासक थे, इनके दरबारी हुआ करते थे। ठीक है, जिनकी रचना दो प्रमुख है, एक बाणभट्ट है, एक कादम्बरी है। सो इसका अर्थ यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाता है? ऑप्शन क्रमांक बी, बाणभट्ट। ठीक है, हर्ष चरित्र इनकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया? ए महेंद्र वर्मन प्रथम, बी नरसिंह वर्मन प्रथम, सी परमेश्वर वर्मन प्रथम और डी है परांतक।
देखिए यहाँ चालुक्य शासकों के बारे में पता है, तो जैसे कि आप सभी को आइडिया है कि चालुक्य एवं पल्लव संघर्ष हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यूनिट 3 में हम यह महत्वपूर्ण जो पार्ट है अध्ययन करेंगे। सो इस टाइम पे हम देखते हैं कि चालुक्य वंश जो है ना, इसके शासक रहते हैं पुलकेशिन द्वितीय। ओके, और पल्लव, ठीक है, पल्लव शासक हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले पुलकेशिन द्वितीय क्या करते हैं, महेंद्र बर्मन जो है ना, इन पर आक्रमण करते हैं और पल्लवों की राजधानी कांची जो है ना, इसको जीत लेते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि जब महेंद्र वर्मन के पुत्र नरसिंह वर्मन शासक बनते हैं, सो नरसिंह वर्मन क्या करते हैं, यह क्या करेंगे, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय पर आक्रमण करेंगे। और जब वह आक्रमण करते हैं तो 3 युद्ध यहाँ होते हैं। पहला हम देखते हैं पारियाल, दूसरा शूरमार एवं मणिमंगलम, और तीनों ही युद्ध में बुरी तरह से पुलकेशिन द्वितीय को परास्त करके पुलकेशिन माने कि जो चालुक्य वंश है, इनकी राजधानी होती है बदामी। सो बदामी इनकी राजधानी को जीतते हैं कौन, पुलकेशिन द्वितीय। इसका अर्थ पुलकेशिन द्वितीय नरसिंह वर्मन प्रथम जो है ना, यह हराते हैं पुलकेशिन द्वितीय को। सो इसका अर्थ वेरी करेक्ट आंसर नरसिंह वर्मन प्रथम हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है, सम्राट हर्ष ने अपने राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की, ए प्रयाग, बी दिल्ली, सी कन्नौज और डी है राजगृह। सो याद रखिए कि हम देखते हैं वर्धन घराने, है ना, तो वर्धन वंश के शासक होते हैं हर्षवर्धन। ठीक है, और वर्धन घरानों का वैवाहिक संबंध प्रस्तापित होता है किनके साथ, तो मोखरी के साथ। ठीक है, किनके साथ, मोखरी, क्योंकि हर्षवर्धन जो है ना, इनकी बहन जिनका नाम क्या है, राजश्री। सो राजश्री का विवाह होता है मोखरी वंश के शासक ग्रह वर्मा के साथ। ठीक है, लेकिन बाद में हम देखते हैं एक युद्ध में जो है ग्रह वर्मा इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इसीलिए मोखरी मोखरी वंश की राजधानी हमें कन्नौज देखने को मिलती है। ठीक है, और जब ग्रह वर्मा की मृत्यु हो जाती है तो शासन राजश्री अच्छे से संभाल पाए और उनको प्रशासन कार्य में सहायता देने के लिए हर्षवर्धन क्या करते हैं, अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज को हस्तांतरित करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा वेरी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्रमांक सी हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। वैनसांग शिलादित्य कहाँ है, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी अशोक और डी है हर्षवर्धन। सो सबसे पहली बात, वैनसांग कौन है, यह चीनी यात्री थे। ठीक है, चीनी यात्री थे जो कब आए थे, तो याद रखिएगा कि वैनसांग जो है ना, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आए थे। किसके टाइम पीरियड में आए थे, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आए थे। सो ऑब्वियसली इनके टाइम पीरियड में आए हैं, तो वर्धन घराने के बारे में इंफॉर्मेशन हमें देने वाले कौन है, वैनसांग है, और वैनसांग ने ही हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा है। सो यहाँ से यह प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाता है। ओके, सो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से क्रम दीजिए। ठीक है, इसको क्या करना है, क्रमवारी में हमें क्या करना है, लगाना है। ए सिंह विष्णु, बी है नरसिंह वर्मन द्वितीय, सी नरसिंह वर्मन परमेश्वर वर्मन द्वितीय, सी नरसिंह वर्मन, डी है महेंद्र वर्मन। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया है, क्रम दिया है। ठीक है, इन क्रम से हमें सजाना है। तो जब भी क्रम के प्रश्न आ जाए तो यहाँ से अगर एक दो बातें भी पता है तो हम क्रम लगा सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि ये पर्टिकुलर जो शासकों के नाम दिए हैं, यह पल्लव शासक है। कौन से वंश के शासक है, यह पल्लव वंश के यह शासक है। ठीक है, तो पल्लव वंश के संस्थापक हमें देखने को मिलते हैं, कौन है, सिंह विष्णु है। कौन है, सिंह विष्णु है। सो इसका अर्थ पहला आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पहला आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन क्रमांक ए में हम क्या देख सकते हैं, पहला फर्स्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो सिंह विष्णु के बाद महेंद्र वर्मन आ जाते हैं, महेंद्र वर्मन प्रथम आ जाते हैं, उसके बाद नरसिंह वर्मन आ जाते हैं। ठीक है, और नरसिंह वर्मन के बाद परमेश्वर वर्मन द्वितीय। सो इस हिसाब से ए हमारा क्या हो जाएगा, वेरी करेक्ट आंसर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है।
नेक्स्ट है कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले कौन थे? ए मौर्य, बी गुप्त, सी मोखरी और डी है हमारा कुषाण। सो देखिए कन्नौज के लिए प्रश्न है, तो मैंने अभी आपको बताया कि हर्ष इनकी बहन राजश्री का विवाह कन्नौज में हुआ था। कन्नौज में कौन सा वंश था? मोखरी वंश था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मोखरी वंश का नाम यहाँ के माने के जो संस्थापक थे वर्मा थे। ठीक है, यहाँ के आदि पुरुष मुखर माने जाते हैं, यही से ही इस वंश का जो नाम पड़ा मोखरी पड़ा है। ठीक है, तो कन्नौज को महत्वता प्रदान करने वाले मोखरी थे। और आगे चल के हम देखते हैं कि किस प्रकार से कन्नौज पर अधिकार प्रस्थापित करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष भी हमें देखने को मिलता है। ओके, सो नेक्स्ट हमें सवाल देखने को मिलता है कौन सी जोड़ी जो है ना सुमेलित नहीं है। तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है। विच ऑफ द नॉट करेक्ट पूछा है। प्रयाग प्रशस्ति, रवि कीर्ति, बी है किराताम्र नियम, भारवी, दश कुमार चरित्र, दंडी, मृच्छकटिंगम, शूद्रक। सो ये रचनाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि मृच्छकटिंगम शूद्रक की रचना है, दश कुमार चरित्रम दंडी की रचना है, भारवी की है किरातानो नियम। ठीक है, लेकिन प्रयाग प्रशस्ति किसकी है? हरिसेन की है। किसकी है? हरिसेन। ठीक है, और एहोल प्रशस्ति अगर आपको पूछ लिया जाए तो एहोल प्रशस्ति है रवि कीर्ति की। किसकी है एहोल प्रशस्ति? रवि कीर्ति। ठीक है, तो इसका अर्थ यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन गलत देखने को मिलता है? तो ए है ना, ए यह इनकरेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है गुप्त काल में सोने की मुद्रा को कहा जाता था? ए दिनार, बी काशापन, सी निष्क और डी है काकनी। सो यह जो पर्टिकुलर प्रश्न है इसको डिस्क्रिप्टिव वे में मैंने आपको थ्योरी लेक्चर में भी पढ़ाया है। गुप्त टाइम पीरियड, ठीक है, और यहाँ की मुद्राएं किस प्रकार से थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि काकनी तांबे की थी, निष्क धातु है, मन का एक प्रकार से गले में डालने का, काशापन चांदी का है एवं पन भी चांदी का ही है, और गुप्त काल में सोने के सिक्कों को कहा गया है दिनार। सो इसका अर्थ यहाँ पर वेरी करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन क्रमांक हमारा ए हो जाता है। निम्नलिखित में से किस तल से पूर्व, मध्य और उत्तर पुरापाषाणिक पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं? सो पर्टिकुलर यह जो प्रश्न है ना पाषाण काल से हमें देखने को मिलता है, और पूर्व पाषाण, मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण रिलेटेड जो हमारे स्टूल्स है कहाँ से मिले हैं? ए है उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी, बी है पंजाब में सोहन, सी है भोपाल में भीमबेटका और डी है राजस्थान में डिडवाना। सो पूर्व पुरापाषाण उपकरण उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी से हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, पंजाब के सोहन नदी में हम पाषाण युग की बस्ती को देखते हैं। भोपाल में भीमबेटका जो है ना वह शैलाश्रय के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और साथ ही साथ राजस्थान के डिडवाना क्षेत्र जो है ना यहाँ से हमें पर्टिकुलर अगर विचार किया जाए, सो इसमें जो है ना पूर्व पुरापाषाण काल, उत्तर पुरापाषाण काल एवं मध्य पुरापाषाण काल जो है ना इससे रिलेटेड हमें अवशेष पत्थर के जो है ना उपकरण स्टूल जिसको कहा जाता है वह मिले हैं। इस अनुसार हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन क्रमांक डी, राजस्थान में डिडवाना वेरी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तल पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? ए औद्रे, बी बोरी, सी बागोर और डी है लेखनिया। सो याद रखिएगा कि मध्य पाषाणिक स्थल जो हमारा स्टोन एज है, पाषाण काल जो है इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके हम अध्ययन करते हैं। आपको डिटेल से इसके थ्योरी लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, आप चाहे तो थ्योरी लेक्चर्स भी प्रेफर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि पुरापाषाण काल, ठीक है, तो यह पुरापाषाण काल जो है ना 3 पार्ट में विभाजित है, जैसे कि पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल एवं उत्तर पुरापाषाण काल। सेकेंडली हम मध्य पाषाण काल देखते हैं, और मध्य पाषाण काल में हमें सूक्ष्म उपकरण मिले हैं। ठीक है, साथ ही साथ मध्य पाषाण काल जो है
मनुष्य ने पशुपालन करना शुरू कर दिया था और पशुपालन के प्रमाण भी हमें मिले हैं। ओके, सो सोहनपुरा से मिले हैं, हरसनौरा से मिले हैं, विराटनगर, मारवाड़ क्षेत्र, इन सभी क्षेत्र से हमें क्या देखने को मिलता है, पशुपालन के प्रमाण देखने को मिलते हैं मध्यपाषाण काल। इसके बाद हम नवपाषाण काल का अध्ययन करते हैं और नवपाषाण काल को हम देखते हैं कि क्यों क्रांति का काल कहा जाता है, क्योंकि एक स्थायित्व जो है ना मानव जीवन को कहाँ मिला था, नवपाषाण काल में। प्रश्न पूछा है कि मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण हमें बागोर से मिलते हैं। सो इस हिसाब से हमारा वेरी करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। ओके, सो जैसे कि सभी को पता है मध्यपाषाण काल में पशुपालन को शुरुआत हुई थी, है ना, और इसके प्रमाण हमें बागोर से मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई, है ना, गोल्ड कॉइन कहाँ हमें देखने को मिलते हैं, ग्रीक ने चलाई, ठीक है, बी मौर्य टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं हमें देखने को मिलती है, या फिर ऑप्शन सी कुषाण शासकों ने, या ऑप्शन डी है शुंग। ठीक है, सो यहाँ हम देखते हैं कि मौर्य टाइम पीरियड, रिसेंटली हमारा टॉपिक यही चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो बहुत ज्यादा संख्या में हम किसको देखते हैं, कुषाण शासक। अभी देखिएगा कुषाण शासक जो है ना, इन्होंने सिर्फ स्वर्ण की ही नहीं तो तांबे के जो है इसके भी मुद्रा इन्होंने स्टार्ट किए थे, और इनके जो मुद्रा का प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं कहाँ, उत्तर भारत में जो है ना पाए जाते हैं इनके कॉइन्स। ओके, साथ ही साथ कुषाण शासकों की अगर बात करें तो विम कड़फिसेट जो है पहले शासक थे जिन्होंने स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। सेकेंडली इनके जो मुद्रा है इन पर हम देखते हैं कि बैल का चित्रांकन किया गया है, ठीक है। सो बैल के पास खड़े शिव की आकृति के हमें क्या मिलती है, मुद्राएं यहाँ देखने को मिलती है। सिर्फ भीम कड़फिसेस ही नहीं तो इस कुषाण शासकों में कनिष्क हम देखते हैं जिनके मुद्राओं पर यह सिंबल हमें देखने को मिलता है, हुविष्क को देखते हैं, वासुदेव को देखते हैं जिनके मुद्राओं पर जो है ना बैल के पास खड़े शिव का अंकन किया गया है। सो इस हिसाब से हमारा वेरी करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन क्रमांक सी हो जाता है, कुषाण शासक। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़े पैमाने पे जो गोल्ड कॉइन्स है ना स्टार्ट करने का जो श्रेय है कुषाण शासकों को है, और सेकेंडली उत्तर भारत में इसके प्रमाण भी हमें मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं, ए दिल्ली, बी आगरा, सी जयपुर, और डी है अरिकमेंडू। ओके, सो याद रखिएगा प्राचीन रोम सिक्के, है ना, प्राचीन रोमन सिक्के जिनको कहा जाता है। तो देखिए सिक्के अगर रोमन के मिल रहे हैं तो इससे क्या साबित होता है कि प्राचीन टाइम पीरियड पे जो है ना व्यापार हुआ करता था, किसका, भारत और रोमनों के साथ। ठीक है, तो रोमन सिक्के हमें तमिलनाडु के निकट मिले हैं, कहाँ मिले हैं, तमिलनाडु के निकट मिले हैं, अरिकमेंडू में। ठीक है, कहाँ मिले हैं, अरिकमेंडू में हमें क्या मिले हैं, रोमन के साथ व्यापार के देखिए अगर सिक्के मिल रहे हैं सो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि रोमन के साथ क्या होता होगा, व्यापार होता होगा, है ना। तो इस हिसाब से हमारा वेरी करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन क्रमांक डी हो जाता है, अरिकमेंडू। ठीक है, तो बहुत याद रखिएगा कि तमिलनाडु के अरिकमेंडू यहाँ पर हमें रोमन सिक्के मिले हैं, जिससे सिद्ध होता है कि किस प्रकार से रोमन के साथ व्यापार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, व्हाट इज द भीमबेटका फेमस फॉर, ए रॉक पेंटिंग ऑफ केव, गुफाओं के शैल चित्र के लिए, बी है खनिज के लिए, सी बुद्ध प्रतिमाओं के लिए, या फिर डी सोन नदी का उगम स्थल है। ठीक है, तो भीमबेटका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सबसे पहले भीमबेटका के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, तो भीमबेटका याद रखिएगा बहुत बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो भीमबेटका का जो उत्खनन है डॉक्टर वी.एस. वाकनकर ने किया है, वी.एस. वाकनकर महोदय ने क्या किया है, वाकनकर। ठीक है, इन्होंने उत्खनन किया है भीमबेटका का। सेकेंडली कब किया है, तो 1957 में इन्होंने गुफा खोजी थी, कहाँ पर, भीमबेटका में। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात, भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ता है भीमबेटका। ठीक है, और साथ ही साथ भीमबेटका जो है ना इसको 2003 में विश्व
धरोहर के स्थल में भी रखा गया है। ठीक है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो देखिए इतना सब हुआ है, इसका अर्थ इसको ऐतिहासिक पार्श्वभूमि है भीमबेटका को, क्योंकि भीमबेटका जो है ना गुफा चित्र शैली के लिए फेमस है। ठीक है, तो भीमबेटका से याद रखिएगा कि यह जो है ना गुफाओं के शैल चित्र माने कि गुफाओं में चित्रकारी की गई है। ठीक है, सेकेंडली डॉक्टर V.S. वाकनकर ने इसको उत्खनन किया है। कब? 1957 में। कहां पर पड़ता है भीमबेटका? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। ठीक है, 2003 में विश्व धरोहर स्थल इसको घोषित किया गया है। किसको? भीमबेटका को। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है यह प्रश्न, और बहुत बार एग्जामिनेशन में आपको यह प्रश्न जो है पूछा भी गया है। नेक्स्ट, प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में है? ठीक है, तो आपको मैंने जो है ना रोमन इतिहास लेखकों के बारे में पढ़ाया है ना। तो रोमन इतिहासकारों में कौन आते हैं? प्लिनी आते हैं। क्या आते हैं? प्लिनी। और याद रखिएगा कि जो प्लिनी है इनकी रचना है नेचुरल हिस्ट्री। क्या है? नेचुरल हिस्ट्री। यह किसकी किताब है? प्लिनी की यह किताब है जिसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यह जो है ना नेचर के बारे में जो है ना चित्रित किया गया है, जो स्पेशली हम देखते हैं कि 10 खंड माने कि 10 पार्ट जो है ना इसमें विभाजित है। सो ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? ए ग्रीक, बी लैटिन, सी फ्रेंच एवं डी इंग्लिश। सो यह लैटिन में हमें देखने को मिलती है। प्लिनी की किताब है ना किसमें? लैटिन भाषा में रची गई है। प्लिनी कौन है? रोमन सम्राट का यह प्रशासक था, रोमन इतिहासकार है। 10 खंडों में नेचुरल हिस्ट्री को विभाजित किया गया। इसमें प्राकृतिक दुनिया को चित्रित किया है प्लिनी ने। तो यहाँ से यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। महाभारत युद्ध के लिए 3101 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? ठीक है, सो डायरेक्ट प्रश्न, महाभारत युद्ध का तिथि किस अभिलेख में हमें मिलती है? ए पुलकेशियन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, बी है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, यह शक शासक रुद्रदामन का अभिलेख है जो गुजरात में मिलता है। ठीक है, 226 ईस्वी का नंदसा अभिलेख, और डी है 238 ईस्वी का बड़वा अभिलेख। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ओके, सो महाभारत युद्ध के बारे में हमें जानकारी देखिए क्या मिलती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि महाभारत काल में भरत युद्ध, कुरुक्षेत्र युद्ध, इसका उल्लेख किया गया है। तो बहुत बार यह भी प्रश्न जो है ना एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बता देना यहाँ पर थोड़ी बात। ठीक है, महाभारत युद्ध का वर्णन जो है ना चालुक्य शासक, चालुक्य वंश हम आगे पढ़ेंगे है ना। तो चालुक्य वंश के टाइम पे हम देखते हैं कि स्पेशली पुलकेशियन सेकंड जो है, पुलकेशियन द्वितीय, इनके टाइम पीरियड में साम्राज्य विस्तार हमें देखने को मिलता है। और इनके दरबारी थे रवि कीर्ति। कौन थे? रवि कीर्ति थे, और जिन्होंने क्या किया है, एक प्रशस्ति लेख लिखा है जिसको कहा जाता है ऐहोल प्रशस्ति करके। ठीक है, सो ऐहोल प्रशस्ति जो है ना इसमें हम देखते हैं कि महाभारत का जो युद्ध है, भरत युद्ध, कुरुक्षेत्र युद्ध है ना, इसका उल्लेख जो है ना पुलकेशियन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख किसके द्वारा रचित है? रवि कीर्ति के द्वारा। तो इसमें उल्लेख है। इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाता है ऑप्शन क्रमांक ए है। नेक्स्ट, राबतक अभिलेख संबंधित है ए फ्रॉम अशोका, बी फ्रॉम रुद्रदमन, सी है कनिष्क है ना, और समुद्रगुप्त। तो यहाँ याद रखिए समुद्रगुप्त गुप्त शासक है। ठीक है, और इनकी नाम क्या है? इनका जो अभिलेख है ना प्रयाग प्रशस्ति है। किसने लिखी है? चलिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि प्रयाग प्रशस्ति किसके बारे में लिखित है। अशोक के बहुत से अभिलेख हमें देखने को मिलते हैं। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख हमें देखने को मिलता है। इसका अर्थ ऑप्शन में बचा है कनिष्क। सो याद रखिएगा कनिष्क कुषाण शासक थे। कौन से शासक है? यह कुषाण वंश के यह शासक थे, और इनका अभिलेख है जिसका नाम है राबतक अभिलेख। ठीक है, तो राबतक अभिलेख क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें कुषाण वंश जो है ना इसकी वंशावली दी गई है।
इसमें कनिष्क जो है ना, इनके पूर्वजों के बारे में भी उल्लेख है, और साथ ही साथ कुषाण टाइम पीरियड में कॉइन्स किस प्रकार से है ना थे, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, और स्पेशली रावतक अभिलेख में वंशावली मिलती है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट बातें कुषाण वंश के बारे में। सो रावतक अभिलेख किससे संबंधित है? ऑब्वियसली ऑप्शन सी, कनिष्क से। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। कुशीनगर कहाँ है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी नेपाल और डी है सी है नेपाल और डी है महाराष्ट्र। ओके, एक बार फिर से, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। कहाँ है कुशीनगर? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, नेपाल। हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है ना कुशीनगर में हुआ, और ये कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश में आता है। ठीक है, इनको ज्ञान जो है ना बोध गया में प्राप्त हुई है, निर्जरा नदी पर। ठीक है, पहला उपदेश इन्होंने दिया है सारनाथ में। इनका जन्म कहाँ हुआ है? नेपाल के लुम्बिनी में। ठीक है, तो इस हिसाब से वेरी करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन क्रमांक ए। नेक्स्ट, किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि को उद्भाषित किया? ए प्रियदर्शी, बी है कॉलिन मैकेंजी, सी अलेक्जेंडर कनिंघम और डी है जेम्स प्रिंसेप। सीधा पूछा है ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि किसने पढ़ा है ना? तो हम देखते हैं कि इस टाइम पीरियड में, माने कि पुरातत्व एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई है ना। जो भी कुछ लिटरेचर मिला था, साहित्य, उसको ट्रांसलेट करने के लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई है ना, सर विलियम जोन्स के द्वारा। बाद में हम देखते हैं कि सोसाइटी को बड़ी संख्या में जो है ना पुरातात्विक सामग्री भी मिली थी, लेकिन उसको पढ़ने में दिक्कत आ गई, और जिसको हल किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने किया था। जेम्स प्रिंसेप जो है ना यह एक अधिकारी ही थे, कहाँ पर? कंपनी में। ठीक है, तो इन्होंने अशोक का जो अभिलेख है उसको पढ़ा था। सो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन क्रमांक डी। स्वातंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? सो यहाँ जो है ना पूछा गया है कि स्वातंत्र प्राप्ति के बाद जो है कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा हड़प्पा युगीन स्थल जो है मिले हैं, डिस्कवर हुए हैं। ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब हरियाणा और डी है उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश। सो आप सभी को आइडिया है कि किस प्रकार से जो है स्वातंत्रोत्तर टाइम पीरियड के बाद जो है सो हम देखते हैं सर्वाधिक संख्या में हम देखते हैं गुजरात में, क्योंकि गुजरात जो है यहाँ से हमें रंगपुर है ना, रंगपुर यहाँ से धान की भूसी हमें मिली है। सेकंड यहाँ का प्लेस है सूरकोतड़ा। सूरकोतड़ा जो प्लेस है यह जो है 1972 में इसका उत्खनन हुआ है, 1972 में, और इसका उत्खनन जो है जोशी इन्होंने किया है। और चारों ओर से हमें दुर्ग देखने को मिलते हैं सूरकोतड़ा में, और घर जो है ना मिट्टी के ईंटों से बनाए गए हैं। और थर्ड प्लेस हमारा है लोथल, और लोथल जो है ना यहाँ से हमें गोदीबाड़ा प्राप्त हुआ है, और इसका उत्खनन 1957 में हमें देखने को मिलता है। इसलिए स्वातंत्रोत्तर टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि सर्वाधिक स्थल हमें गुजरात से मिले हैं। सो वेरी करेक्ट आंसर ऑप्शन क्रमांक ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देवताओं को ऋग्वेद कालीन समाज में उनके महत्व के क्रम से व्यवस्थित कीजिए। सो हमें अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऋग्वेदिक सोसाइटी के जो देवताएं हैं उनको। ठीक है, सो पहला अग्नि, बी वरुण, सी इंद्र और फोर्थ है हमारा मरुत। सो यहाँ पर ऑप्शन देखिए 2, 1, 3 और 4 है। ऑप्शन बी 3, 1, 2 और 4 है। ऑप्शन सी है 4, 2, 1 और 3। ऑप्शन डी है 1, 2, 3 एवं 4। सो आप सभी को जरूर से आइडिया है कि ऋग्वेदिक कालीन जो है ना इंद्रदेव सबसे प्रमुख है ना। हाँ, तो इंद्र जो है ना सबसे पहले आ जाएंगे, है ना। इंद्र जो है वर्षा का देवता माना जाता है। तो 3 यहाँ देखिएगा ऑप्शन में कि 3 कहाँ है, तो 3 हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में, है ना। तो इंद्र के बाद कौन है? अग्नि। अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है, और उसके बाद आ जाते हैं वरुण और लास्ट में मरुत। ठीक
ठीक है। तो इस प्रकार से यह क्रोनोलॉजी होगी। तो यहाँ से इंद्र जो है ना वर्षा के देवता, ठीक है। अग्नि जो है ना 200 सूक्त ऋग्वेद में इसको समर्पित है। सोम पौधा है, ठीक है, जिससे हमें देखने को मिलता है कि पेय जो है ना मिलता है, साथ ही साथ चलिए। सो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन क्रमांक बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किन देवताओं का उल्लेख नहीं मिलता, ठीक है। ओके, विच गॉड आर नॉट मेंशन इन ऋग्वेदा? ए इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र जैसे प्राकृतिक देवता। बी है उषा और अदिति जैसी देवियां। सी है अर्धदैविक देवी देवता यथा गंधर्व, अप्सरा एवं पिशाच। और डी है हमारा गणेश और कार्तिकीय। सो ऋग्वेद का देखिए आपको जो है थ्योरी लेक्चर भी प्रोवाइड किया गया है, तो उसको भी आप जरूर से देखिए। सो पहला दिया गया है प्राकृतिक देवता, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा कि ऋग्वेद में इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र प्राकृतिक देवताओं का उल्लेख है, जैसे कि उषा एवं अदिति ये देवियों का भी उल्लेख है। जैसे अदिति जो है ना समय की देवी, उषा जो है ना प्रातः काल जिसे हम कहते हैं उसका देवी मानी जाती है। अर्थदैविक में जैसे देखिए अप्सरा, अप्सरा माने कि सुंदरता की देवी, ठीक है। तो इन सभी का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो गणेश एवं कार्तिकेय इनका उल्लेख नहीं है, इसलिए वेरी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन क्रमांक डी है। सो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बुद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम? ए हीनयान, बी महायान, सी है शून्यवाद और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको एक बात बहुत अच्छे से समझनी है, ठीक है, कि यहाँ पे प्रश्न देखिए बुद्ध धर्म पर पूछा गया है ना। तो बुद्ध धर्म हम देखते हैं कि आगे चल के जो है ना दो पंथों में बट गया था। एक है हमारा हीनयान और दूसरा है महायान। इस प्रकार से दो इसके क्या हो गए संप्रदाय हो गए, इससे दो भागों में पंथों में यह बट गया, ठीक है। तो हीनयान जो है ना हीनयान जो है ना हमें देखने को मिलता है कि हीनयान का जो प्रचार है श्रीलंका में हो गया, म्यांमार में हो गया, थाईलैंड है, कंबोडिया है, लाओस है, यहाँ पर जो है हीनयान जो है ना इसका प्रसार हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो हीनयान बुद्ध की मूल शिक्षा का अनुसरण करते थे और ध्यान में यह ज्यादा विश्वास रखते थे। अब आते हैं महायान पर। सो महायान हमें देखने को मिलता है पंथ जो है यह इनका लिटरेचर जो है ना संस्कृत में है और हीनयान का किस में है? पाली में है, इनका संस्कृत में, ठीक है। तो इनका विस्तार क्षेत्र हम देखते हैं कि जैसे उत्तर की ओर इसका फैलाव ज्यादा हमें देखने को मिलता है, जैसे चीन हो गया, जापान हो गया, कोरिया है, ताइवान है, तिब्बत है, भूटान है, मंगोलिया है, सिंगापुर है। सो इसका अर्थ हमारा वेरी करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? महायान आ जाएगा। ऑप्शन क्रमांक बी हमारा योग्य उत्तर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का मूलाधार है, ठीक है। सो द फाउंडेशन ऑफ बुद्धिज्म इज 4 आर्य सत्य, बी है अष्टांगिक मार्ग, सी है त्रिरत्न और डी है इनमें से कोई नहीं। मूलाधार पूछा है, ठीक है, क्या पूछा गया है? मूलाधार पूछा है, ठीक है। मूलाधार माने कि नींव। तो बुद्ध धर्म की नींव क्या है? जैसे कि दुख, जैसे इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। त्रिरत्न माने बुद्ध धम्म चक्र हो जाता है। अष्टांगिक मार्ग में जैसे किस प्रकार से, जैसे सही विचार रखना, सही भाषा का उपयोग करना, सही आचरण रखना, सही आजीविका का यापन करना, ठीक है, यह अष्टांगिक मार्ग हो गया। 4 आर्य सत्य क्या है? तो यहाँ पे देखिए 4 आर्य सत्य जैसे दुख की सच्चाई है, दुख के कारण है ना, दुख का समाप्ति है और पथ का सत्य, तो दुख का निरोध है। इस प्रकार से 4 सत्य जो है ना माने जाते हैं, नींव मानी जाती है बुद्ध धर्म की, इसलिए यहाँ पे वेरी करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन क्रमांक ए। ओके, सो नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ओके, सो यहाँ पर आपको उपनिषद के बारे में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। उपनिषद समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना होता है। ए है मुंडका उपनिषद, बी कंठ उपनिषद, सी है ईश उपनिषद, डी है बृहदारण्य उपनिषद। सो राज चिन्ह, ठीक है, सत्यमेव जयते माने कि ही सत्य की ही जीत होती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए बृहदारण्य, यहाँ जो है ना यह शुल्क यजुर्वेद से संबंधित है, ठीक है। उपनिषद जो है तत्व ज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है। इस उपनिषद जो है ना वाचन सेयी संहिता के नाम से भी इसको जानते हैं और यह छोटा है, ठीक
ठीक है, जो शुक्ल यजुर्वेद से ही संबंधित है। कंठो उपनिषद की बात करें तो यह कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, ठीक है। साथ ही साथ मुंडक उपनिषद जो है ना, इसमें हमें क्या मिलता है, सत्यमेव जयते, ठीक है, देवनागरी में लिखा हुआ हमें देखने को मिलता है। इसलिए वेरी करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाता है, मुंडका उपनिषद। सो नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए कृषि, बी पशुपालन, सी है सजा और डी है व्यवसाय। सो ऋग्वैदिक कालीन समाज हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा कि ऋग्वैदिक समाज जो है ना ग्रामीण है, ठीक है। तो ग्रामीण है तो इसका अर्थ इसका प्रमुख व्यवसाय क्या हो जाएगा, पशुपालन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पशुपालन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो है ना करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन क्रमांक बी। ओके, तो वेरी करेक्ट आंसर, वैदिक कालीन समाज जो है, ऋग्वैदिक आर्य जो है ना, इनका प्रमुख व्यवसाय हुआ करता था पशुपालन। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ए ऋग्वेद, बी उपनिषद, सी यजुर्वेद एवं डी सामवेद। तो देखिए ऋग्वेद जो है ना सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ठीक है। और ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो याद रखिएगा कि 10 मंडल है, ठीक है। इसको डिटेल से मैंने आपको थ्योरी में भी अध्ययन कराया है, ठीक है। उपनिषद क्या है, तो उपनिषद है, इसको कहा जाता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। जैसे कि प्रीवियस सेशन में हमने देखा मुंडक उपनिषद है, ईश उपनिषद है, ठीक है। तो उपनिषद माने कि गुरु के पास बैठकर क्या करना, ज्ञान प्राप्त करना। यजुर्वेद जो है ना, जैसे 4 वेद है, ठीक है, जिसमें से पहला ऋग्वेद हम देखते हैं, यजुर्वेद देखते हैं, सामवेद देखते हैं एवं अथर्ववेद देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। यजुर्वेद में जो है ना प्राचीन यज्ञ संबंधित, जैसे कि कोई भी हमारे घर में पूजा होता है, यज्ञ अनुष्ठान होता है, तो उसके लिए कौन से विधि विधान है ना करने चाहिए, कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, इन सभी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन माने कि यज्ञ संबंधित जो जानकारी है हमें यजुर्वेद से मिलती है, ठीक है। अथर्ववेद में पवित्र जादू एवं अपवित्र जादू के बारे में हमें बताया गया है। और सामवेद की बात करें तो सामवेद को भारतीय संगीत का उगम माना जाता है। जो 7 स्वर है, शास्त्रीय संगीत में हम क्या देखते हैं, 7 स्वर देखते हैं। तो 7 स्वरों की उत्पत्ति कहाँ है, सामवेद में है। सारे ग म प ध नि सा हमने सभी ने सुना है ना। तो ये जो है ना सारे ग म प ध नि सा, ये सभी हमें कहाँ मिलता है, सामवेद में मिलता है, ठीक है। वेद कितने हैं, 4, ठीक है। चारों ही वेद की खासियत हमें पता होनी चाहिए, है ना। तो सामवेद क्या है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ या फिर उगम यहाँ से ही माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? ए महाभारत, बी है श्रीमद् भगवत गीता, सी गीत गोविंद और डी है इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यह तो अपने आप ही क्या हो जाता है, कट हो जाता है। और कृष्ण भक्ति के बारे में पूछा है तो गीत गोविंद जो है ना यह रचना है, ठीक है। गीत गोविंद करके रचना है, ठीक है। तो यह जो रचना है ना हमें जयदेव इनकी देखने को मिलती है। और इसमें कृष्ण एवं गोपियों की जो रास लीला है इनके बारे में वर्णन पूर्णतः किया गया है। अगर बात की जाए जयदेव के बारे में तो जयदेव कवि जो है ना हमें सेन, बंगाल के जो सेन वंशीय शासक है, ठीक है। बंगाल में हम आगे चल के देखेंगे कि सेना डायनेस्टी की स्थापना होती है और लक्ष्मण सेन जो है ना इसको आश्रय देते हैं। ओके, सो इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या देखते हैं, गीत गोविंद, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, ठीक है, प्रथम पूछा गया है, ठीक है। तो इसके बाद महाभारत एवं रामायण ये दोनों ही खंड काव्य महाकाव्य है, ठीक है। और श्रीमद् भगवत गीता जो है यहाँ पर हमें कृष्ण भक्ति का पहला ये देखने को मिलता है, जिसमें कृष्ण अर्जुन जीवन का पहलू भी हमें देखने को मिलता है। इसलिए वेरी करेक्ट आंसर हमारा श्रीमद् भगवत गीता, जिसमें हमें कृष्ण भक्ति का प्रथम ग्रंथ इसको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख साधन क्या है? ए गोधन, बी है भूमि, सी है ए और बी और डी है इनमें से कोई नहीं। संपत्ति तो याद रखिएगा कि ऋग्वेद जो है ना यहाँ जो है ना गाय के लिए क्या हुआ करता था, युद्ध लड़े गए और गाय के लिए अघन्या शब्द का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसका अर्थ गोधुन माने की क्या होता है, गोधुन माने की गाय होती है। और गाय जो है ना ऋग्वेद में हम देखते हैं कि संपत्ति का क्या है, प्रमुख साधन है, प्रमुख रूप से माना जाता है। इसका अर्थ यहाँ हमारा वेरी करेक्ट आंसर गोधन हो जाता है, माने की गाय हो जाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जैन मत से संबंधित नहीं है? सो यह जो प्रश्न है इससे पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि
ओके, सो यह प्रश्न हम देखते हैं कि किस प्रकार से जैन मत नहीं है पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू जैनिज्म? ए अनेकात्ववाद, बी है गंधर्व, सी है पतित मोक्ष और डी है साध्यवाद। सो जैनिज्म जो है इसके अंतर्गत हम सबसे पहले जो सिद्धांत अध्ययन किए हैं वह है अनेकात्ववाद। यह जैन धर्म से जुड़ा हुआ एक सिद्धांत है जो बताता है कि सत्य एवं वास्तविकता जो है कितनी विपरीत है ना। तो इसके बारे में अनेकात्ववाद के एक एग्जाम्पल थ्रू भी बताया गया है, जो हाथी का एग्जाम्पल है ना। तो यह सिद्धांत किससे रिलेटेड है? जैनिज्म से। और पूछा क्या गया है कौन सा नहीं है, इसका अर्थ यह है। नेक्स्ट है गंधर्व। तो याद रखिएगा, तो जैन लीडर्स जो होते हैं उनको गंधर्व कहा गया है, तो यह भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद है साध्यवाद। तो याद रखिएगा साध्यवाद जो है साध्यवाद यह जैन तत्व मीमांसा सिद्धांत जो है ना साध्यवाद में दिया गया है। ठीक है, तो इसका अर्थ अनेकात्ववाद हो गया, गंधर्व हो गया, पति मोक्ष हो गया, सॉरी साध्यवाद हो गया है ना। ये तीनों ही रिलेटेड है किससे? जैनिज्म से। लेकिन पति मोक्ष जो है ना बुद्धिज्म से संबंधित है। किससे? बुद्धिज्म से। इसका अर्थ वेरी करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पति मोक्ष हो जाएगा। सो सी वेरी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है नदी जो शाक्य तथा कोलियों के मध्य सीमा निर्धारण करती थी वह है गंडक, बी सरयू, सी अचिवती और डी है रोहिणी। तो यहाँ याद रखिएगा हम क्या देखते हैं, ठीक है, महात्मा बुद्ध के समय हम शाक्य एवं कोलीय गणराज्य देखते हैं। शाक्य एवं कोलीय, ठीक है। इसको और डिटेल से अगर आपको जानना है तो उसके लिए हमने यह सभी बातें मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में डिटेल से एक्सप्लेन की है। आप थ्योरी लेक्चर के माध्यम से भी इन सभी कंसेप्ट को बहुत अच्छे से जान सकते हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ शाक्य एवं कोलीय, तो यहाँ याद रखिएगा शाक्य गणराज्य, ठीक है, और यह कोलीय गणराज्य, इनका जो है ना पानी को लेकर मतभेद था। ठीक है, यह नदी जो थी ना रोहिणी थी। कौन सी थी? रोहिणी नदी थी, जिसके पानी को लेकर शाक्य एवं कोलीय जो है इनके मध्य जो है हमें देखने को मिलता है मतभेद था करके। सो इस हिसाब से रोहिणी नदी इज अ वेरी करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सबसे पहली बात, ऋग्वेद जो है ना, ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में हम देखते हैं कि टोटल 10 मंडल है। कितने? 10 मंडल है, जिसमें से 7वां मंडल की अगर बात की जाए तो अभी जो हमने दशराजन युद्ध हम कहाँ देखते हैं? तो 7वें मंडल में हम दशराजन युद्ध देखते हैं। और 7वां मंडल किसके द्वारा रचित है? तो याद रखिएगा, बहुत बार एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा गया है, वशिष्ठ ऋषि द्वारा यह रचित है। ओके, 8वां मंडल जो है ना कान्व ऋषि इनके द्वारा रचित है। सेकेंडली यहाँ पर आपको यह मंडल जो है ना स्त्रियों द्वारा रचित देखने को मिलता है। 9वां मंडल की अगर बात करी जाए तो यह सोम को समर्पित है। और 10वां मंडल में हमें पुरुष सूक्त के बारे में जानकारी मिलती है। अभी ये पुरुष सूक्त क्या होता है? तो पुरुष सूक्त के अंतर्गत हमें चातुर्वर्ण व्यवस्था के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, है ना। ये चातुर्वर्ण व्यवस्था का क्रम हमें देखने को मिलता है। कहाँ दिया हुआ है? बहुत बार पीवाईक्यू के रूप में आपको यह प्रश्न है कि यह ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो 10वें। ओके, प्रश्न यहाँ पूछा गया है सोम के बारे में। तो सोम का वर्णन हमें ऋग्वेद के 9वें मंडल में देखने को मिलता है। और यह जो 9वां मंडल है अंगिरा ऋषि के द्वारा रचित है। और साथ ही साथ यह जो सोमरस है यह मुजबन पहाड़ियों में हमें मिलता है। तो इसका अर्थ ऑप्शन क्रमांक सी इज वेरी करेक्ट आंसर। प्रश्न है कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह है? डायरेक्ट प्रश्न पोर्ट के बारे में पूछा गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिटेल से हमने थ्योरी लेक्चर में कवर किया है, आप उसको जरूर से देखिए, जिससे कि और बेहतरीन वे से यह प्रश्न आपको समझ सके। सबसे पहली बात,
बंदरगाह, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें से प्रमुख स्थलों पर इंफॉर्मेशन आती है, साथ ही साथ कौन से स्थल पे क्या क्या हमें महत्वपूर्ण चीजें मिली है ना, तो इसके बारे में बहुत बार रिपीटेड फॉर्म में हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, है ना। तो आगे जो और क्वेश्चंस है इसी सेशन में, इसमें आपको और डिटेल्स इसके बारे में पता चलेगा। सबसे पहले है लोथल एवं सुत्का गेंडोर, ठीक है। सेकंड है अलाहदीनो एवं बालाकोट, सी है कुंतसी और डी है इनमें से सभी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख जो हमारे पोर्ट है वह लोथल है, सुत्का गेंडोर है, अल्लाहदीनो है एवं बालाकोट है, कुंतसी है। इसका अर्थ ऑल ऑफ दीज जो है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव की मुहर किन जानवरों का अंकन हुआ है। सबसे पहली बात मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। ओके ओके। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, टाइगर एंड एलिफेंट, व्याघ्र एवं हाथी है, बी है गेंडा एवं भैंसा, सी हिरण और डी इनमें से सभी। सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है मोहनजोदड़ो। अब ये मोहनजोदड़ो जो स्थल है यहाँ से हमें क्या मिली है, एक मुहर मिली है। क्या मिली है, मुहर। और जो ये मुहर हमें देखने को मिलती है, यह मुहर पर आकृतियां बनी हुई है। 4 पशु की यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलती है, आकृति देखने को मिलती है, जिनमें से हम देखते हैं सबसे पहले जो है ना, यह मुहर पर एक योगी की भी क्या हमें मिलती है, मूर्ति मिलती है, ठीक है। साथ ही साथ है यहाँ पे पशुओं की बात की जाए तो गेंडा हमें मिलता है, ठीक है। गेंडा है, भैंस है, हाथी है, बाघ है, ठीक है। और साथ ही साथ यह मुहर जो है ना, इसका जो नीचे वाला पार्ट है ना, यहाँ पे हमें हिरन भी मिलता है। इसका अर्थ ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी, जहां हमें क्या देखने को मिलता है, चित्र। देखिए यह इमेज है, ठीक है, इसको आप अच्छे से देखेंगे तो आपको ये सभी आकृतियां स्पष्ट नजर आएगी। नेक्स्ट, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। ए मोहनजोदड़ो, बी कालीबंगा, सी हड़प्पा और डी है बनावली। हड़प्पा कालीन नृत्य करने वाली कांस्य की मूर्ति। सबसे पहली बात, हड़प्पा सभ्यता जो है, इसमें कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से हम जानते हैं। यहाँ के प्रमुख स्थलों में ये चारों ही स्थल आ जाते हैं, जिसमें से बनावली जो है हरियाणा में है और इसका उत्खनन एएस बिस्ट ने किया है। और मिट्टी के बर्तन हमें कहाँ से मिलते हैं, बनावली से। हड़प्पा की बात की जाए तो 1921 में जो है हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी ने किया है। यहाँ से तांबे की इक्के गाड़ी एवं कांसा का दर्पण मिला है, आईना। कालीबंगा, यह भी एक प्रमुख स्थल हमें देखने को मिलता है, जो राजस्थान में है। बीबी लाल एवं अमलानंद घोष जो है, इन्होंने इसका उत्खनन किया है। कालीबंगा से अग्नि वेदिकाएं मिली है और जुते हुए खेत मिले हैं। रहा सवाल मोहनजोदड़ो का, तो यह हमें नृत्य मुद्रा वाली जो स्त्री की मूर्ति है हड़प्पा सॉरी मोहनजोदड़ो से हमें देखने को मिलती है। तो इसका वेरी करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध माने कि दशराजन युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी कावेरी और डी है पुरुषनी। तो याद रखिएगा कि जो हमारा ऋग्वेद का सबसे पहला युद्ध माना जाता है, ठीक है, कौन सा, दशराजन युद्ध। दशराजन का अर्थ क्या है, 10 राजा, ठीक है। भरत कबीले के प्रमुख थे सुदास एवं 10 राजा, ठीक है। इनके मध्य एक युद्ध हुआ है, जिसको ही हम क्या कहते हैं, दशराजन युद्ध के नाम से जानते हैं। ओके, यह जो दशराजन युद्ध है पुरुषनी नदी पर लड़ा गया। पुरुषनी यानी कि अभी की रावी नदी। ओके, सो इस हिसाब से वेरी करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन क्रमांक डी। सो यहाँ एक बात और, सिंधु, सुशुद्री, विवास, पुरुषनी, अस्कनी, विस्तृता, इन सभी नदियों का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। और नदियों पर आधारित इससे पहले भी प्रीवियस ईयर्स में हमें क्वेश्चंस जो है ना एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, ठीक है। सो यह बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा प्रश्न है। ओके, क्योंकि प्रीवियस से आप जब अगर पीवाईक्यूज देखो तो 100% आपको यह प्रश्न जो है ना देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी है लोथल और डी है रंगपुर। सो
हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल, रंगपुर सभी महत्वपूर्ण स्थल है। जिसमें से रंगपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ से हमें क्या मिला है, मिट्टी के बर्तन सॉरी ईंट मिली है, ठीक है, ईंट मिली है, ठीक है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख हमें क्या देखने को मिलता है, बंदरगाह हमें देखने को मिलता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का यह क्या है, प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है। हड़प्पा, ठीक है। यहाँ से हमें इक्का गाड़ी मिली है और कांसे का दर्पण मिला है, ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। और इसका वेरी करेक्ट आंसर पुजारी की प्रस्तर मूर्ति। प्रस्तर क्या होता है तो याद रखिएगा, प्रस्तर जो होता है ना, इसको स्टोन कहा जाता है ना। स्टोन की जो मूर्ति है मोहनजोदड़ो से हमें मिलती है, पुजारी की, ठीक है, पुजारी की आकृति, नृत्य करने वाली कांसे की मूर्ति, ये दोनों ही हमें कहाँ से देखने को मिलती है, मोहनजोदड़ो से हमें देखने को मिलती है। ओके, सो इसका अर्थ यहाँ हमारा वेरी करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन क्रमांक बी। नेक्स्ट, सिंधु के सिंधुकालीन स्थल से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के निशान मिले हैं। ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी चन्हूदड़ो और डी है लोथल। सो इसका वेरी करेक्ट आंसर हो जाता है चन्हूदड़ो। हड़प्पा के बारे में हमें पता है, ठीक है, प्रमुख स्थल है मोहनजोदड़ो, यहाँ से हमें प्रस्तर की मूर्ति मिली है, पुजारी नृत्य करने वाली, ठीक है। हड़प्पा से इक्का गाड़ी दर्पण मिला है। लोथल सिंधु सभ्यता का क्या है, प्रमुख बंदरगाह है। और चन्हूदड़ो से हमें क्या मिलता है, बिल्ली का अंकन मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त अ, प्राप्त, ठीक है, सो चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी सदृश्य करती है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल पंचतंत्र की जो कथा है ना, तो यह एक दंत कथा है जो संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है। तो ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल और डी है रंगपुर। सो याद रखिएगा वेरी करेक्ट आंसर यहाँ लोथल हो जाता है, क्योंकि चित्रित बर्तन के चित्रित जो बर्तन है माने कि बर्तन पर चित्र किया हुआ है, ठीक है, इसमें एक मछली और नीचे एक लोमड़ी और पेड़ मतलब पेड़ के नीचे खड़ी है ना, इसका चित्रांकन हमें देखने को मिलता है। सो वेरी करेक्ट आंसर ऑप्शन क्रमांक सी। सो इसी प्रकार से सेशन को देखते रहिए, सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के कोर्सेज बैचेस स्टार्ट हो गए हैं हिस्ट्री के लिए, तो ये कोर्सेज जो है ना इसको ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आने वाली एग्जामिनेशन को हम टारगेट कर सकते हैं। थैंक यू।